नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। जरा मिस्टर तनखा के गर्दन पे रख दो तो मज़ा आ जाए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा इसका मज़ा भी देखें। लेकिन बोझा उतारें कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे। बड़ी जवाबमर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम में ही बोल गए लकड़हारे ने चुटकीले। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है? बहुत हल्का है ना? मिर्ज़ा जी का बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान ना हो, वह चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ, मगर ये अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ठाला चलूँ और आप लदेज रहें। मिर्ज़ा ने ताना फेंका। अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्ज़ा का कोई महत्व न था। बोले, मुआफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। बहुत भारी नहीं है सच। अजी रहने भी दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चलें तो मैं वादा करता हूँ आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे उसे मंजूर कर दूँगा। मैं इन चकमों में नहीं आता। मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ वल्लाह। आप जिस हलके में कहेंगे खड़ा हो जाऊँगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊँगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीम, कन्वेसर जो कुछ कहिएगा बन जाऊँगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसी ही दोस्तों से निपटी है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हो। तनखा का मन चुलबुला उठा। मिर्ज़ा अपनी कॉल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्ज़ा इतनी दूर ले ही आए। बहुत ज़्यादा थके तो नहीं जान पड़ते। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा 4-5 पसेरी होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हों तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही। हाँ, 100 कदम मैं गिनता चलूँगा। देखिए निकल न जाइएगा। निकल जाने वाले पर लानत भेजता हूँ। तनखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतारकर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सर देने जा रहे हो। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन उठ न सकी। कमर झुक गई, हाथ उठे और लाश को ज़मीन पर पटकने वाले थे कि मिर्ज़ा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तनखा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पाँव रख रहे हों। मिर्ज़ा ने बढ़ावा दिया, शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तनखा ने एक डग रखा। मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार लिया मैदान, जीते रहो पट्टे। तनखा 2 डग और बढ़े, आंखें निकली पड़ती थीं। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वो बेजान हिरन को शेर की तरह उनको दबोचे हुए उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियाँ जवाब दे चुकी थीं। केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुई थी। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह सतीर भी जवाब दे गए। लोभी की कमर भी टूट गई। आँखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर में चक्कर आया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीली ज़मीन पर गिर पड़े। मिर्ज़ा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। जोर तो यार तुमने खूब मारा।
लेकिन तकदीर के खोटे हो। तंखा ने हाँफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। 2 मन में कम न होगा ससुर। मिर्ज़ा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी। आपको तमाशा देखना था, वो आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुहादा पूरा कब किया? कोशिश तो जान तोड़कर की। इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया था और भागा चला जा रहा था। वो दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कान कोख कर 10 कदम इसे उठा लिया तो यह न समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूँगा। हाँ, कागज़ तुम चाहे जितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? कैसे गोली लगी? कहाँ लगी? इसी को क्यों मारा? और हिरनों को क्यों नहीं लगी? लकड़हारा हूँ हाँ करता इमली के नीचे पहुँचा और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़के और लड़कियों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरे के लिए पत्तियाँ तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए? और गए बिन काम नहीं चलता, पानी वानी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा लिया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाज़ार से घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भेज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुषों ने सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे और मिर्ज़ा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बुढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो यहीं के निवासी हों। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी फूंदनेदार टोपी सिर पर रखे लेता था, कोई उनकी राइफल कंधे पर रख कर करता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता था। मिर्ज़ा ने खुद खूब देसी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के लिए नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक छोड़ने आए। कई तो रोते थे, ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। ज़रूर यह कोई राजा है, नहीं तो इतना दरियाव दिल किसका होता है? इनके दर्शन और काहे को होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्ज़ा ने पीछे फिरकर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके रोज़ आते। आज का दिन बड़ा मुबारक था। तंखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब की कोई बात न हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना समूह लिए लौट जाते हैं। मिर्ज़ा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुँचे तो दोनों टोलियाँ लौट चुकी थीं।
मेहता मुंह लटकाए खड़े थे। मालती बेमन से अलग बैठी थी। जो नई बात थी, राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्ज़ा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्ज़ा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर हो जाता है। जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिज गया था, ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुट्टी काट कर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दोंगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हल न ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कड़ाई ना होती थी। अब की है जुल्म कैसा। कोई गांव छोड़कर भगा थोड़े ही जाता है। अगर खेतों में हल न चले तो रुपया कहाँ से आ जाएंगे। निकालेंगे तो खेत ही से। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित गोसेराम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था, कैसे टालें। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज असामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा, उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा बने। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वही आग में क्यों कूदे। जो सबके सिर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू सागी आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल में उसे अच्छा फ़ायदा हुआ। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दातादीन और दुलारी सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इनके अतिरिक्त और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक़ था कि जिसके पास 5-10 रुपये जमा हो जाते थे वही महाजन बन बैठता था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास पैसे दबे हुए हैं। आखिर वह धन गया कहाँ। बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं। गया तो गया कहाँ। जूते जाने पर भी उनके घट्टे बने रहते हैं। किसी ने देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को। किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुँह लेकर आए। झिंगुर सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वो पक्का कागज़ लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपया देते थे। 25 रुपये का कागज़ लिखा तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे। मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए। राय साहब की ज़बरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातून कर रहे थे। नाटे मोटे खलवाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूँछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साली या ससुर और औरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पालागी, और झिंगुरी सिंह उन्हें झटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना खाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की 1 पाई न छोड़ते थे और
वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला? पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनी से अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए न निकले चाहे सूद कितना ही देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं। लड़का जवान हो गया है, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई है। रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़े रखता। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी उस पर दांत लगाए हुए थे। गाय का ढील डौल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था, होरी को किसी अर्दम में डाल कर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वो अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए। जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। कुछ गहने गांठे हो तो गिरव रख कर रुपये ले लो। स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम कच्चा सूत भी नहीं है। दनिया के हाथों में कड़े हैं, वह भी गिलट के। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग मुँह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो इसे हमारे हाथ भेज दो। सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओ। 4 आदमी दाम जो कहें वो हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक़ से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया। महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी यह बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाए तो गाय ले लेना। 30 रुपए का कागज़ लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूँ तो बताओ। सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना है कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूँ ठाकुर, अभी आके जवाब देता हूँ। लेकिन घर आकर उसने ज्यों ही वह प्रस्ताव किया कि कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाए, दोनों लड़कियों ने दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थीं। रूपा तो उसके गले से लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए कौर मुंह में न डालती थी। गाय कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी से उसका नामकरण हो गया था, मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। सोना कहती मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इसका निर्णय अभी तक न हो सका था